Assalamu alaikum. Good afternoon, viewers. I am Yasir Mubarak, Business Unit Head. Welcome to all of you at the platform of Brooks Pharmaceutical. We have very special guest with us, Dr. Najia, Consultant Dermatologist, South City Hospital. Dr. Najia is a dynamic personality. She has remarkable expertise, especially in diagnosis. Dr. Najia also very committed for the well-being of the patient, and she spent most of the time in research and development to acquire new model and techniques for the treatment or for the patients, for the compatibility and their satisfaction. In last but not least, that Dr. Najia has been featured in many television networks, not only countrywide but also in international media. So, Dr. Najia, thank you very much. You are here at Brooks office. Today's topic is healthy skin matters and dermatological perspective. So, Dr. Najia, so over to you. Please start your presentation. Thank you very much. Thank you very much, Yasir, for the kind introduction that you have done. And Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Definitely, this is a very different sort of a talk or webinar that we are conducting. Usually, I'm used to a big audience, and even on the television and media, whatever I do in terms of television and the social media, it is definitely a different scenario today. And though I am used to these webinars since last few months, thanks to the COVID-19 and the way we are at home all the time, but ये कहना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि जो भी है तालीम का सिलसिला, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है, जब तक हम ये रोक देंगे तो हम इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डील कर रहे हैं पैंडेमिक में, वो है सफाई। उसके साथ होने वाली कहना चाहिए कि किस तरह हम अपने हाथों को साफ़ रख सकते हैं, किस तरह अपने फेस को साफ़ रख सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज़र्स लगाने हैं, तो बहुत इस तरह की कंडीशंस हैं जिसके साथ इस वक्त स्किन पर बात करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो विदाउट फर्दर अडू मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है और मैं चाहूँगी कि वो प्रेजेंटेशन पहले मैं आप लोगों के साथ एक ओवरव्यू शेयर कर लूँ। यूजुअली जब वेबिनार्स नहीं हो रहे होते तो हम इस तरह की प्रेजेंटेशंस में इंटरैक्टिव होती हैं वो, तो वी हैव स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास देखने वाले व्यूअर्स होते हैं, और आज का ये प्रोग्राम जो मैं करने वाली हूँ और जो भी डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हमारे पास जो कोलैबोरेशन है वो ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल की, और सबसे अच्छी बात हमारे पास ये है कि उनकी कोलैबोरेशन के साथ साथ हमें जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इदारा जिनके लिए मैं आज कुछ ये प्रेजेंटेशन देना चाहूँगी वो है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। और ये बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए, मेरे समेत हमारी आज की यहाँ की टीम के लिए, ब्रुक्स के लिए, कि हमें इनकी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को भी अपने जो व्यू पॉइंट है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो एक्सचेंज करने का एक मौका मिला है। क्योंकि जितना हम स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेशन का बढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए आपस में इंटरेक्शन करते हैं, डेफिनेटली हमें एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड बी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इस तरीके से, क्योंकि वेबिनार का ज़रा मोड डिफरेंट होता है, तो उससे हम एक दूसरे के इश्यूज़, एक दूसरे से इस तमाम पेंडेमिक से होने वाले जो स्किन के मसाइल और हेल्थ के मसाइल आ रहे हैं उनको भी हम बात करेंगे कि पहले से होने वाली डिजीज़ हमें कितना अफेक्ट कर रही हैं, और इसके बाद अब हमें इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि सिचुएशन अभी भी हमारे जो है वो इतनी कंट्रोल में नहीं है, और हमें देखना चाहिए कि हम इस बीमारी और इन सब चीज़ों के साथ कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। एंड जो प्रेजेंटेशन है, एज यू हैव सीन, इज़ बेसिकली जो हेल्दी स्किन मैटर्स। अब ये जो एक बहुत जनरल टॉपिक था, एंड व्हेन वी वर थिंकिंग टू एलैबोरेट ऑन इट, देयर आर टू वाइड स्पेक्ट्रम कहना चाहिए हमारी स्किन केयर के अंदर हमें मुख्तलिफ जो नज़र आते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, ओवर अ डेकेड की मेरी जो प्रैक्टिस है, तो बल्कि अब तो खैर 15 ईयर्स हो गए, तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, 3 किस्म की स्किन्स नज़र आती हैं मोस्टली, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड ऑब्वियसली द जेंडर। बट हम
आज एक ओवरव्यू ही कर सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, विच इज़ के हम एक ऑयली स्किन पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसमें होने वाली डिजीज़, एट द सेम टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ड्राई स्किन और उसके साथ होने वाली effects पर. So the two main topics that I'm going to talk about today, the two important diseases are acne and the eczema. So first I'll start with acne and then we'll proceed to eczema, and at the end of the session I'm totally ready for all the questions that आप करना चाहें, और उसके ऊपर फिर जैसे क्वेश्चंस आएंगे आई वुड डेफिनेटली गिव माय ओपिनियन एंड द आंसर्स, ताकि आज की जो ये एक संडे आफ्टरनून की एक जो है एक अटेम्प्ट की है हमने, वो इसीलिए कि ये वो टाइम है जब हम घर से बाहर नहीं जा रहे होते, अमूमन हम घर पर होते हैं, हमारे वर्क टाइम भी आज नहीं होता बिकॉज इट्स वीकेंड. तो ये सब करने का मकसद ही यही था कि हम इस पॉइंट्स पर एक ओवरव्यू करते. तो विद दैट मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, और एज यू कैन सी इन माई फर्स्ट स्लाइड कि आपको स्किन का एक क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है अपना, जिसके अंदर हम जब कभी स्किन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पीछे से एक स्लाइस लेकर एनाटमी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर हमें यही नज़र आता है कि किस तरह स्किन है. तो द ब्रीफ I will start with that. The brief preview about skin basics. The skin is one of the largest organ of the body, and when we are talking about the skin, there are three important layers, which is epidermis, dermis, and subcutaneous and hypodermis. As you can see on the right side of the slide, there is epidermis, which is obviously the protective layer. Then the dermis, which is the skin in between, having all the appendages like hair and other glands. And then there is hypodermis. अगर आप इसका एक ऊपर वाला जो पिक्चर है उसमें देखें तो यू कैन ईजिली सी द हेयर, सेबेशियस ग्लैंड्स, कैपिलरी, सबक्यूटेनियस टिश्यू, आर्टरियोज, डिफरेंट लेयर्स में यू कैन सी डिफरेंट structures. They have important role, and which we will be talking in the later slides. So what is the physiology of the skin? The skin is metabolically an active organ and performs very vital functions. Skin forms a protective physical barrier to the external factors like antigens and microorganisms. Skin prevents our body from the ultraviolet sun rays through melanin, and skin also synthesizes vitamin D by sunlight. Here I like to mention कि ज़्यादातर लोग जो धूप में जाते हैं वो ये करते हैं, दोपहर में गए 12 बजे और तेज़ धूप के नीचे जाके या तो वो बच्चों को बिठा देते हैं या ख़ुद भी बैठ जाते हैं, जिससे सोलर एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं. सो द राइट टाइम टू टेक द सन बेदिंग, जो एक्चुअल टाइम है, या तो वो आप फजर के बाद जो बिल्कुल अर्ली डॉन का टाइम है आप उस वक्त कर सकते हैं, या फिर आप असर के बाद वाले टाइमिंग में जा सकते हैं. लेकिन कड़कती तेज़ धूप के अंदर ये काम करने से आप बजाय उसके बेनिफिट को विटामिन डी के लिए, उसके लिए स्किन के रैशेस और एलर्जीज़ ले आते हैं. जो जिन लोगों को एलर्जीज या एक्जिमा है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें. मैं हर दफ़ा ये पॉइंट इसीलिए मेंशन करती हूँ कि बहुत कॉमनली होता है कि बस तेज़ कड़कती धूप में आपने जाना है. ये कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट ये है कि सनलाइट जिस टाइम पर भी है उसमें लीस्ट डैमेजिंग टाइम would be the one that I've mentioned before, और उसको करने से आपके लिए वो उसके बेनिफिट्स आते हैं. स्किन इज़ इन्वॉल्व इन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस. वी ऑल नो कि किस तरह से स्किन हमारे लिए मुख्तलिफ इम्यून एक्सचेंज जो हमारे प्रोग्राम्स बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, जो फंक्शंस हो रहे होते हैं, उनके अंदर वो किस तरह काम कर रही होती है. अब हम क्रॉस सेक्शन अगर स्किन का यहाँ से देखते हैं तो वी कैन सी द पैपिला, द स्वेट ग्लैंड्स इन बिटवीन, जहाँ पर हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट एंड टिश्यूज़ हैं. हेयर फॉलिकल इज़ डीप डाउन. इसीलिए जब हम हमारी लेज़र के जो प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं उसके अंदर लेज़र लाइट ही एक वाहिद लाइट है जो अंदर बिल्कुल बेस ऑफ द स्किन में जाकर उस फॉलिकल को हिट कर सकती है. तो जो लोग ये समझते हैं कि जी स्किन को ऊपर से ही हम कुछ मैनेज कर सकते हैं, स्किन की एनाटमी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट हम स्किन का कोई ट्रीटमेंट कर नहीं सकते. सेम इसी तरह जब पिगमेंटेशन की बात करते हैं, मेलास्मा की बात करते हैं, तो उसके सेल्स नीचे जब हमारे पास मौजूद हैं द फोर्थ लेयर ऑफ द स्किन, वहाँ पर जब तक हम हिट नहीं करते डेफिनेटली बर्थ मार्क्स में हमें नज़र आता है. तो उस सब की वजह यही है कि उसकी एनाटमी को जानना ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट को करने में आसानी हो. इसके बाद द नेक्स्ट इज़ दैट कि what are the types of the skin? As I told you before that there is dry skin, normal skin and oily skin. Normal skin में it's well balanced. It's neither too oily or too dry. Oily skin is the one which has a greasy appearance, which has with the open and big pores, and it's more prone to the breakouts. Breakouts से मतलब acne. Acne के बारे में हम आज अभी बात कर रहे हैं आगे अपनी slides में, और वो बहुत ज़रूरी है to understand how this oily skin actually makes us predisposed to have acne. The causes leading to the oily skin is definitely hormonal changes, imbalances, climate and genetic pattern, and large pores.
जेनेटिक पैटर्न में अगर हमारे पेरेंट्स में, हमारे भाई बहन को एक्नी है, तो उसके हाईली लाइकली चांसेस हैं कि वी कैन गेट द एक्नी टू. क्लाइमेट, ऑब्वियसली, इफ वी आर लिविंग इन अ ह्यूमिड सिटी, इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट. अगेन, मेकअप इज़ वन ऑफ द रीजंस. बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत क्लॉगी मेकअप लगाने से भी आपको एक्नी हो जाती है. सर्टन कुछ लोगों के स्कूल ऑफ थॉट्स एंड सर्टन डाइट्स which is responsible, but again there are two schools of thought. Some says diet is responsible, some says it doesn't. So then again it's a debatable thing to go for. So, and hormonal changes, polycystic ovarian disease is the major culprit here. जिनको polycystic ovarian disease होती है उनको ये chances सबसे पहले होते हैं कि acne, और acne की severe form का होना. It starts from mild acne going to moderate and severe, and sometimes leading to नोडुलोसिस्टिक एक्नी एंड एक्नी कॉन्ग्लोबेटा. सो जो ये सारे टाइप्स हैं, अगेन हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे. एंड द ड्राई स्किन, विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, इज लैकिंग मॉइस्चराइजर. दिस टाइप ऑफ skin actually lacks moisture in the skin, which results in flaky and dry and rough appearance of the skin. The causes of the dry skin in this case is genetic, seasonal impact and age. जेनेटिक्स ऑब्वियसली जैसे एक्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह वो हमारे अपने ड्राई स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे पेरेंट्स में, हमारी फैमिली में इस तरह है कि वो ड्राई स्किन है, ज़िरोसिस हैं, सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो अगेन इसके चांसेस हैं कि वो हमें भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. सीजनल इम्पैक्ट इसी तरह, अगर हम बहुत ड्राई जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती, अगेन ये हमें वहाँ भी प्रॉब्लम कर सकता है. और एज के साथ एक मॉइस्चर, एक लस्टर स्किन से कम होता चला जाता है. और ख़ुसूसी तौर पे विमेन में जब वो मेनोपॉज को हिट करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है. चूँकि इन चीज़ों की पहले से किसी को आदत नहीं होती, तो वहाँ पे ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड कि वाई इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. एंड एट द सेम टाइम इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमें देखना होता है. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट देने के ज़्यादा पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब तक पेशेंट को हम चीज़ कन्विंसिंगली समझाएंगे नहीं, तो दे आर नॉट गोना अंडरस्टैंड. एंड देन फिर होता यही है कि 15 दिन, महीने दिन के बाद चुके, दे डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन इट. दे एक्चुअली हॉप ऑन फ्रॉम वन क्लिनिक टू अनदर, वन हॉस्पिटल टू अनदर, थिंकिंग कि दिस पर्टिकुलर डॉक्टर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. सो अ गुड brief up to the patient is really mandatory in order to explain the situation. Next slide. So you can see the two pictures here very easily. के dry skin देखें, कोई shine नज़र नहीं आ रही unless until that lady put something in the makeup जो जिससे वो glow करे, वरना as such उसकी skin बहुत ही dry सी नज़र आ रही है. While in that lady उधर दूसरा प्रॉब्लम है, इफ़ शी इज़ नॉट यूजिंग एनी ऑयल कंट्रोलिंग मॉइस्चराइज़र, ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉश, ऑयल कंट्रोलिंग मेकअप, तो उसका चेहरा हर वक्त इसी तरह वो करता रहेगा, चमकता रहेगा, और वो बहुत ही अजीब लगता है. तो लिहाजा हर स्किन टाइप की अपनी एक इश्यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिकली ख़वातीन को बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उनका मेकअप वहाँ से सेट नहीं होता. तो वो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड आई होप ऑल द women joining this session would understand what I'm trying to say here. So I would like to talk about a brief overview of the common disease in culprit, which is acne in the oily skin. Acne is the chronic inflammation of the pilosebaceous unit, producing comedones, papules, pustules, cysts and scars. अब अगर आप इस तरफ देखें on the right side, देयर आर टू पिक्चर्स जो आपको दिखा रही हैं कि एक्नी की एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या और एक्नी बनती ही क्यों है. आप ये देख लें कि इन्फ्लेमेशन जो हमारी पिक्चर में हमें साफ नज़र आ रहा है कि हम किस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है ऑन द टॉप, और नीचे क्या हो रहा है, सीबम प्रोडक्शन जो नीचे थी वो हो गई है पूरी की पूरी इन्फेक्टेड sebaceous glands की. As a result, when sebaceous glands are producing more sebum and which is getting infected, as a result it's basically supported by the इन्फ्लेमेशन ऑन द टॉप. और यहाँ आपको हेयर फॉलिकल भी साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा क्रॉस सेक्शन है किस तरह एक दाना आता है. तो जो बच्चे, बच्चियाँ, आदमी, औरतें दाने का मुंह बनाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जैसे दाना देखते हैं उसको पॉप करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो ये ना करें, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है लेकिन नीचे डीप डाउन यू मस्ट सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. तो हम अपने पेशेंट्स को भी यही काउंसलिंग करते हैं, और एज स्टूडेंट्स क्योंकि वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको भी ये बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें ठीक है टेम्प्रेरी तो हमें रिलीफ दे देती हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे वो चूँकि अपनी इन्फ्लेमेशन और एक इन्फ्लेमेटरी साइकिल इज ऑन गोइंग, इट विल अगेन पॉप अप विद मोर फोर्स ऑन
on same site and other sites in the surrounding. So kindly we should refrain from these activities. अब आप इस देख रहे हैं कि किस तरह की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं आपको. मुख्तलिफ जो टाइप्स की एक्नी है यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड. इनमें कुछ तो रोजेशिया के साथ भी है, बिकॉज आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश स्किन है, और इंग्लिश स्किन में चूंकि वो बहुत रेड होती है तो हमें थोड़ा सा रोजेशिया की पिक्चर भी आती है. हमारी चूंकि व्हीटिश स्किन है तो हमारे पास थोड़ा सा रेडिशनेस का एलिमेंट कम नजर आता है और वो कलर के साथ सटल हो जाता है. बट अगेन सो मैनी पेशेंट्स में रिप्रेजेंट विद एक्नी रोजेशिया एंड मैनी विदाउट rosacea. So there are certain types, and definitely the treatment depends upon the type of the acne which is ongoing. Mild का treatment थोड़ा सा different होता है, moderate का थोड़ा intense होता है, severe का उससे ज़्यादा होता है, और उसके साथ हमारे blood works बहुत important होते हैं, and definitely we'll be talking about that in the later part of the presentation. So acne vulgaris affects the different areas of the face, the upper part of the chest and the back where there is abundance of sebaceous glands. In few patients, it might affect your scalp and the buttocks area as well. Acne vulgaris is more common in males than in females during adolescence. और होता यह है कि हमारे क्लिनिक्स में ज़्यादातर फीमेल्स इसलिए आती हैं दिखाने के लिए और बात करने के लिए, क्योंकि ये इसलिए बॉदर कर रहा होता है क्योंकि वो अच्छी एक लुक नहीं देता, और हर लेडी, हर बच्ची, हर लड़की को यही चाहिए होता है कि वो उसका चेहरा स्पॉटलेस हो. तो सो हॉस्पिटल विजिट्स आर फार मोर फ्रॉम द फीमेल साइड, लेकिन एक्चुअल जो है हकीकत है वो ये है कि मेल्स को ज़्यादा होता है. अब नाउ इफ वी सी द पैथोफिजियोलॉजी of the acne, we can see certain processes going on beneath the skin which actually precipitates acne. The poral occlusion which happens in this scenario is the hyperkeratinization occlusion, which is obviously from the cosmetics, oils and tar, as I mentioned in my presentation few minutes back, and the genetic influence. मेकअप में एक्चुअली प्रॉब्लम ये आता है कि जितने पोर क्लॉगिंग मेकअप्स होते हैं, जो थिक मेकअप्स होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फुल कवरेज मेकअप्स की बात आती है, और चूंकि मेकअप इसलिए ज़्यादा आजकल कॉमन हो गए कि थैंक्स टू द ट्यूटोरियल्स विच इज़ गोइंग ऑन ऑल द टाइम ऑन द सोशल मीडिया, इवन 10 साल की लड़की भी मेकअप लगाने के लिए बहुत इंथुजियास्टिक हुई हुई है. मसला कोई नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चीज़ें आ जाती हैं. आपको ये नहीं पता होता कि आपको किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, और ऑब्वियसली अ 10-year old girl shouldn't be applying any sort of a makeup ऑल टुगेदर. तो लिहाजा ये जब चीज़ें जब वक्त से पहले इस्तेमाल कर ली जाएँ, उन्होंने लगाने का एक तो तरीका ना पता हो और उन्हें उतारने का तरीका भी ना आता हो, जो मेकअप रिमूवल के एक्चुअल स्टेप्स हैं, तो फिर यहाँ से मेसअप स्टार्ट होता है. ये वही एज है 10 से 11-12 की, कि जब हर बच्चा अपना एक टीनेजर की उसमें एज में एंटर हो रहा होता है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, और यहाँ पे उसको सपोर्ट आती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स कि वो एक्नी बनाए, खासतौर पे अगर ऑयली स्किन है. तो ये चीज़ें अगर वक्त पे कंट्रोल ना की जाएं तो वो स्कार के लिए जो है वो ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट पिगमेंटेशन भी बहुत हो जाती है. मेरा ये मानना है और मेरा ये समझना है कि जो चीज़ जिस वक्त करनी चाहिए, अगर हम उसको उस तरीके से करें तो हम एक्नी के साथ भी मेकअप कर सकते हैं. और ये एंड में जब आप ये मैं सब ख़त्म करूँगी अपनी प्रेजेंटेशन, तो प्लीज़ आप अपने जो साइड में आपको चैट बॉक्स नज़र आ रही है उसमें अपने questions enter करना शुरू कर दें. तो we would be talking about more on this, and any part of the presentation which is not clear to you or you want to add something more, there is a chat box on this right side of the window. उस पे आप अपने questions लिख दीजिए ताकि हम at the end उन पर ज़रूर थोड़ी सी बात कर सकें. So coming back to this presentation, the bacterial colonization of the duct which happens after the poral occlusion is basically done by Propionibacterium acnes, which breaks down the sebum, and it causes, obviously जब बैक्टीरिया आता है तो साथ में हमारे पास इन्फ्लेमेशन आती है, and this dermal inflammation actually due to the release of mediators and contents of ruptured comedone. जितने भी ये हमारे comedone actually हम acne को कह रहे होते हैं, और acne के white heads, black heads both are called as acne, और उसको comedonal acne हम कहते हैं. तो ये सारा एक inflammation है जो beneath the skin जब तक चल रहा होता है, उसके कई दिनों बाद वो acne का दाना ऊपर पॉप अप होता है. लेकिन हम ये समझते हैं कि जितनी देर पहले हमें acne आ गई है, हम उधर ही उसको जो है वो तोड़ फोड़ के, कुछ लोग पंचर करते हैं, कुछ लोग हाथ से बनाते हैं. तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर स्कार काफ़ी देर तक रह जाता है, इवन सर्टेन स्टेजेस परमानेंट भी हो जाता है. Then what happens? There is an increased secretion rate. These are the actually precipitating conditions which actually lead to the production of an acne. तो sebum secretion rate which is androgen dependent, obviously जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हार्मोन्स की वजह से होती है, और oral contraceptives containing progesterones and genetic influence, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है. Excuse me. So now, what are the causes leading to acne? As I've told you, hormones,
देन ऑक्यूपेशनल, कई लोगों का प्रोफेशन इस तरह होता है जिसकी वजह से हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस उनकी एक्नी को ज़्यादा प्रेसिपिटेट करते हैं। जैसे हमने बताया, जिन प्रोफेशन में मेकअप, ओक्लूसिव मेकअप लगाने के कई घंटे शामिल है, एक्नी वहाँ हो सकती है। इंडस्ट्रीज में जहाँ पे लोग काम करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स, ऑब्वियसली कोई केमिकल्स को डायरेक्ट एक्सपोज डायरेक्ट होता नहीं है, प्रोटेक्टिव वेयर्स की वजह से सारा सारा दिन ऐसा पहनने से अगेन हमें एक्नी होती है। और जो आजकल हम सब देख रहे हैं मास्क रिलेटेड एक्नी, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो हमें में से सिवाय मेडिकल फर्टर्निटी के, वो भी मेडिकल फर्टर्निटी भी 24 घंटे तो मास्क नहीं लगा रही होती थी। ड्यू टू दिस पेंडेमिक हम एक मास्क नहीं, हमारे रेस्पिरेटर्स हैं, हमारे पास थिक किस्म के ये N95 मास्क हैं, वो भी एक नहीं, कुछ एक मास्क पे दूसरा मास्क आगे, कवरिंग, शील्ड्स। सो सारा सारा दिन इस तरह एक इम्पैक्टेड और प्रेशराइज्ड कंडीशन के साथ वो लोग जिन्हें पहले से एक्नी थी और अब रह रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, दे आर मोर प्रोन टू एक्नी एज कम्पेयर टू बिफोर। और चूंकि सारा सारा दिन ऐसा रहता है तो आप मेडिसिन भी अप्लाई नहीं कर सकते और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये इस वक्त एक्नी हमारी जो ख़ास तौर पे जो फर्टर्निटी है जो इस पर मेडिसिन में है और ख़ास तौर पे पेशेंट्स को देख रही है, उनको मसाइल बहुत आ रहे हैं और हम इसीलिए ये ऑक्यूपेशनल में सबसे ज़्यादा आता है। शेफ़ हैं अगेन, बहुत ज़्यादा देर ह्यूमिडिटी में रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न है उनके होने का। तो इनकी क्लेंजिंग कैसी होनी चाहिए, इनका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। Iatrogenic means when there is a medicine responsible for it, and there are so many medicine responsible for that। खास तौर पे वो सारे पेशेंट जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी की मेडिसिन पर होते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस पर होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा एक्नी की शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन अगेन जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो वी टेंड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि उससे मसला ना हो और उसे हम एक्चुअली एक्नी को जल्दी ठीक करने में मदद दें। देन फ्लूइड रिटेंशन, ऑब्वियसली जब फ्लूइड रिटेंशन कम होता है, हमारे पास हमारे हार्मोन्स ख़राब हो रहे होते हैं, तो कई लोगों में ब्लोटिंग बहुत होने लगती है, खासतौर पे विमेन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से। तो अगेन वहाँ पर भी एक्नी ज़्यादा होने का खतरा है। इफ़ यू कैन सी ऑन द राइट साइड, आपको पूरा एक पैथोजेनेसिस ऑफ एक्नी का एक पूरा क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है कि किस तरह जब स्किन को हम पीसेस स्लाइस करते हैं, एंड we can see what is the procedure going on. If we can see clearly on the first one, there are numbering, so you can easily understand out of these four what's going on. So the number one, what is happening here कि आप एक पूरा एक क्रॉस सेक्शन स्किन का देख रहे हैं और उसके अंदर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे जहाँ पे बेसिकली थर्ड और फोर्थ लेयर स्किन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे sebaceous hyperplasia हो रहा है, which actually causes increased sebum production. Obviously when the sebaceous glands are getting more and more and they're becoming very active, they will definitely do an increase in production of sebum, and this basically have a precipitating role from the increased androgen production as well. So ये सब कुछ मिला जुला के हमारे पास जब increase sebum production करता है, यहाँ से एक्नी का पहला स्टेप हम कवर कर लेते हैं। Then proceeding to the next one, which is the second, if you can see very clearly, there is an alteration इन द फोलिकुलर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ये आपको अगर नजर आए कि अब ये नीचे की लेयर से ये सब बढ़ता हुआ अब ये अप्रोच कर रहा है सेकंड एंड देन ऑब्वियसली गोइंग टुवर्ड द फर्स्ट साइड, एंड ये ट्राई टू पेनिट्रेट कर रहा है कि बाहर की तरफ हेयर फॉलिकल के साथ साथ ही बाहर ये कॉमेडोन आए और उसको एक पूरा मीडियम प्रोवाइड कर रही है बॉडी बहुत आराम से। और ये कॉमेडोन है जो बन चुका है इस पहले वाले स्टेप के बाद, एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी हियर। नाउ इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी वेरी क्लियरली कि आपके पास आ गई है कोलोनाइजेशन ऑफ द प्रोप्राइन ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि देखें जब कोई चीज़ इन्फ्लेमेशन होती है तो वो कैसे होती है, हमें सबसे पहले पता है देयर इज अ बैक्टीरिया बिहाइंड। बैक्टीरिया के आने से वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो ऑब्वियसली वी नो पी एक्नीज इज द मेजर रोल, ये और प्रोट्रूड करके आप देखें कि ये स्किन को बाकायदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पेनिट्रेट करके इट्स कमिंग आउट। एंड देन इन द फोर्थ यू कैन सी कि इट्स फार मोर सक्सेसफुल बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज स्वोलन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, बट नाउ द इन्फ्लेमेशन इज फार मोर सुपीरियर देन बिफोर, एंड नाउ इट्स एक्चुअली डूइंग now the potential scarring। और यहाँ पर ही साथ में यहाँ से इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स और पूरी स्किन के अंदर एक
एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है विच इज नॉट अ गुड वन टू लुक फॉर। लेकिन उसके साथ अब चूंकि ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग एन एक्ने ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड बिफोर, तो ये आपको पूरी इन्फ्लेमेशन करके स्किन को पियर्स करके ये बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द वे, ये 4 स्टेप से होता हुआ एक्नी का जो एक कोमेडॉन है या एक पर्टिकुलर एक्नी है जो हम जिसे कहते हैं स्किन में, वो बाहर हमें नजर आती है। एंड ये एक किसी भी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं एंड नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स कि किस तरीके से एक्नी वल्गैरिस मुख्तलिफ टाइप की है। अगर हम इसको देख लें, ये बहुत माइल्ड सी है, यहाँ जा रहे हैं तो ये मॉडरेट टू सिवियर हो रही है, यहाँ हम देख रहे हैं तो ये कॉन्ग्लोबेटा हो रहा है। ऑक्यूपेशनल एज आई टोल्ड यू प्रोटेक्टिव वेयर, ऐसे जो हम पहनते हैं, ड्रेसअप करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज वी आर वर्किंग इन, तो उधर उन लोगों को ये सारे मसाइल आते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख लें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिवियर नोडुलोसिस्टिक एक्नी हो गई है। अगेन किसी को भी इतनी लंबे अरसे तक रहने वाली एक्नी और इतनी सिवियर एक्नी खुद से नहीं हो जाती, देयर इज ऑलवेज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो पेशेंट्स अमूमन ये कहते हैं कि ये मेरी तो जाती ही नहीं है एक्नी, एंड दे कीप ऑन कंप्लेनिंग इट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। सो मीन्स के वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर द basic factor which is causing it and not letting it away despite of having a treatment. And infantile acne एक बड़ा एक सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग जिसके बारे में नहीं जानते। होता ये है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स इन द मॉम ड्यूरिंग द गेस्टेशनल टाइम पीरियड, अक्सर जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के कुछ दिनों के बाद उनके चेहरे पर इस तरह के दाने होते हैं। कई लोगों ने एक्जिमा समझ के उनको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्जिमा होता नहीं है। दिस इज बेसिकली एन इन्फेंटाइल एक्नी, और इसके लिए आप थोड़े दिन अगर टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं वही लगाएं, क्योंकि सिस्टमिक इसकी कोई अप्रोच है नहीं। और अब उसको दानों को अगेन बच्चे ने तो क्या ही ख़राब करना है, लेकिन उनकी वालदा और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें लगा के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये ना करें बिकॉज उससे इन्फेक्शन होगा। ये एक फिजियोलॉजिकल सी ही चीज़ है, मतलब ये थोड़े दिनों में खुद ही चली जाएगी। लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो फिर टॉपिकल प्रिपरेशंस आपको दी जाएंगी, लेकिन ज़्यादा इसके साथ कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती कि जिससे हमें बच्चों की इंतहाई सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचे। Now the brief review about the non-inflammatory and inflammatory acne, because I have talked a lot about this, but in order to make it more clear you need a elaborative picturistic इसकी व्यू होनी चाहिए, ताकि जब आप किसी को देख रहे हो एज अ पेशेंट या इवन आपके कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं राइट लेफ्ट, और ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडेंट्स आज हमें ट्यून इन कर रहे हैं, उधर हर एक को छोड़ के दूसरे के फेस पे ऐसी एक्नी होती है, तो एटलीस्ट दे हैव अ रियलाइजेशन व्हाट यू हैव लर्न इन दिस आवर वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन लुकिंग टू दिस डिजीज इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन अ वे। सो अगर आप यहाँ देख लें, ये जैसे ब्लैक हेड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, वो ऐसे दिखने चाहिए। वाइट हेड्स थोड़े से बम्पी हो गए हैं, और यू कैन सी हमारी पुरानी पिक्चर्स को इफ यू रिमेंबर, तो उससे ये इस तरह के छोटे 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 इवेंट पूरे चेहरे पे होते चले जा रहे हैं। ये आपको कॉमिडोनल एक्नी सबसे सटल इसलिए होती है कि ना तो उसमें इस तरह के बम्प्स होते हैं, ना ये कोई इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट करी होती, बट इट लुक्स डर्टी। लोग क्या करते हैं, ब्लैक हेड की स्ट्रिप्स आती हैं वो लगाते हैं, बार बार उसको रिमूव करते हैं, लेकिन अगेन द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नॉट द इफेक्ट के हम उसको विजुअली तो रिमूव कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल देयर बिकॉज दे हैव बीन फेवर्ड बाय द बॉडी टू पॉप देम अप। सो ये तो इसकी पिक्चर्स आ गई। एंड देन व्हेन यू गो टू द इन्फ्लेमेटरी एक्नी, यहाँ आप देख लें इसकी पूरी अपीयरेंस बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो ये बम्प्स आपको बाकायदा पस्चुलर और पैप्यूल्स नजर आए, जैसे पीप के छोटे छोटे दाने, इनको पैप्यूल्स एंड पस्चुल्स कहते हैं हमारी इस्तिलाह में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नजर आ रहा है। एंड अगेन अगर आप ये देखें तो ये माइल्ड इन्फ्लेमेटरी एक्नी है, या थोड़े थोड़े पस्चुल्स थोड़े से पहले से हील्ड अप हैं, लेकिन ये सब में एक्नी का कोई इतना, हमें सबसे ज़्यादा जो बॉदरिंग चीज़ एक्नी में नजर आती है उसकी स्कारिंग एंड पिगमेंटेशन है, दैट परसिस्ट फॉर years and years if we don't do the treatment. So आज जो हमें बताने का मकसद है वो यही है कि एक्नी को अगर राइट टाइम पे इंटरवेंशन करके ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके रिजल्टेंट साइड इफेक्ट्स जो आते हैं, मतलब जो हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं स्कारिंग एंड पिगमेंटेशन के, वो हमारे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको पहले ही इंस्टेंस पे ठीक करने की ज़रूरत है। अब मैनेजमेंट ऑफ एक्ने, मैं बीच में भी आपको बार बार बताती रही हूँ, इसको हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये किस तरह से होता है, बिकॉज इट्स बेसिकली सो फॉर सो मैनी इट्स अ लोकल एंड टॉपिकल एप्लीकेशंस दैट वी बेसिकली सी। सब लोग कहते हैं जेल दे दें, क्रीम दे दें, बस इसी से एक्ने ठीक हो जाए, दवाइयाँ ना खानी पड़े। बल्कि अगेन मैंने जैसे आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि जब तक हम ओरल मेडिकेशंस नहीं लेंगे हम इस एक्ने की इरप्शन को नहीं रोक सकते, और उससे भी साथ साथ हमें उसके फैक्टर को देखना चाहिए हर पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर कि आखिर उसको हो ही
पूरी हो रही है। तो सबसे पहले ईजी गो आउट जो हमारी चीज़ होती है कि लोकल जेली लोशंस लिए लगा लिए, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड वन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्ने। स्पेसिफिकली इवन अगर हम बात कर लें सिवियर में भी टॉपिकल का रोल है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसके साथ oral भी लेना चाहिए। फिर then what sort of topical preparations we have, then benzoyl peroxide preparations हैं, these are in the form of a cream and gel, and application dose is twice daily, and one has to be very particular while applying them, क्योंकि हम क्रीम्स लेते हैं यूं निकाली और यूं अपने फेस पे फैला ली। जहां एक्नी है वो तो ठीक, लेकिन जहां एक्नी नहीं है वो तमाम स्किन को इतना इरिटेटिंग और इतना सुपर सेंसिटिव कर लेता है कि वो स्किन पूरी रेड हो जाती है। अगले दिन पेशेंट या तो क्लिनिक आ जाता है या उसके व्हाट्सएप आना शुरू हो जाता है कि मेरा मुंह आपकी क्रीम से जल गया, विच इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो, बिकॉज जो चीज़ जहाँ लगनी नहीं चाहिए उसकी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, जब हम वहां उसे अप्लाई करते हैं तो वो खराब होने लगती है। सो द बेसिक आइडिया ऑफ अप्लाइंग एनी जेल is be the right on the target of acne where the acne is actually present. So touching the acne should be explained to the patient every time they are coming to your clinic. So इसमें जेल है, तो जेल के लिए तो खास तौर पे बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। Then the very important part of the treatment is retinoids. Retinoids are vitamin A derivatives. Various different compounds are marketed and used in the concentration from 0.01 to 0.05% in the form of a lotion, cream and gel, and it's helpful in comedonal stages. तो अगेन आप उसको भी टच करें, लगाएं, लेकिन एक सेंसिबिलिटी के साथ और अपने डॉक्टर्स के साथ मुस्तकिल कंसल्टेशंस में रहें, खुद से उसके ऊपर ज़्यादा वो ना करें। और ऐसी कोई भी स्किन जो एक्नी का ट्रीटमेंट जिस पर हो रहा है, बराए मेहरबानी उन पे ब्लीचेस, उन पे वैक्सिंग, उन पे थ्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें ना करके इसको लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन लिटरली बर्न हो जाएगी। जब आप उस पर पहले ही एब्रेजन कर चुके हैं तो ये चीज़, ये रेटिनॉइड्स और ये बेंजाइल, ये खुद भी थोड़ा सा इरिटेटेड होता है। तो अगर आप इसको दोनों को मिला देंगे तो हम इरिटेशन में लग के हमारे ट्रीटमेंट से दूर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, और एब्रेजन्स और किसी किस्म की एग्रेसिव स्क्रबिंग शुड बी अवॉइड, जो एक्सफोलिएशन के नाम पे हम करते हैं। एक्सफोलिएशन इज अ वेरी गुड वे ऑफ क्लेंजिंग द स्किन एंड वन शुड इंडल्ज इन एक्सफोलिएशन, बट डिपेंडिंग how it should be done in a particular individual, how many times in a week, what is the nature of work of that particular patient. There are so many things to look for before prescribing or advising anyone to use exfoliator. Antibiotics, tetracycline, erythromycin, clindamycin are used for the treatment of mild to moderate treatment of acne, and these are different gels which are easily available, and you can apply that. But again, this is the part of topical applications, and we shouldn't be forgetting the systemic therapy, which is the main course of the treatment line. So these treatments are antibiotics, anti-androgens and retinoids. Antibiotics are the first line systemic antibiotic drug is tetracycline. Minocycline and doxycycline are the alternative of tetracycline, and other antibiotics are erythromycin and trimethoprim are the second choice antibiotics, but this all depends upon the judgment of the doctor according to the case of the patient or the severity of the acne. So if you cannot say, जो हमारे क्लिनिक्स में अमूमन होता है, मेरी खाला की बेटी ने मुझे ये जेल दिया है, मुझे ये इस तरह लगाना है और मुझे ये टैबलेट उन्होंने बताई है, बिकॉज उनकी एक्नी अलग है, उनकी वजह अलग है, उनकी जो है वो कंडीशन अलग है। और ये भी एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जो मैंने देखा है कि एक बच्ची ने ला के एक्नी का ट्रीटमेंट कराया, घर जाके उसकी 16-17 फोटो स्टेट से कॉपीज हुई और उसके बाद सब ने, क्योंकि सबको एक्नी तो सबने लगानी शुरू कर दी। मुझे बताएं कि इस तरह से ये इज्तिमाई किस्म का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ट्रीटमेंट इज नीड बेस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट यहाँ पर हर चीज़, जैसे हम मिसाल के तौर पे एक खाना आता है तो वो सारा घर वाले खाने लगते हैं, हम दवाइयों को भी अनफॉर्चुनेटली उसी कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ वेरी इरिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट हो गया और डॉक्टर को तो पता ही नहीं कि उसने दिया किसको और इसे ले कौन रहा है। इसीलिए आज की भी प्रेजेंटेशन के अंदर और जितने भी मीडिया रिलेटेड इवेंट्स होते हैं या टॉक शोज होते हैं या कोई भी है, उस डॉक्टर्स को आइडियली मेडिसिन का नाम लेने से इसलिए रिफ्रेन करना चाहिए कि इसका मिसयूज यूज से ज्यादा बढ़ जाता है। बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आपने मरीज देखा ही नहीं तो वो दवाई लगाए कैसे? तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज ना की जाए। थोड़ी देर की तकलीफ, आपने जाकर दिखाना है, आई नो कि वो एक हैसल है, लेकिन वो आपके आगे का तमाम आउटलुक, आपकी तमाम फेस को प्रोटेक्ट कर लेता है, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है अगर आप थोड़ी सी सेंसिबल ऑप्शंस इस्तेमाल करें। Coming back to the treatment, anti-androgen, the combination of anti-androgen and estrogen is usually is used in females in moderate to severe acne, which is resistant to conventional therapy. Again, this judgment lies on the doctor कि वो किस तरह देख रहा है पेशेंट्स के अंदर, उसने polycystic ovarian disease के टेस्ट कराए and what is the
treatment therefore with it. रेटिनॉइड्स, ओरल रेटिनॉइड्स, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं. हर पेशेंट यही आके कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई डॉक्टर साहिबा ने दे दी है, ये तो बहुत जुल्म हो गया मेरे ऊपर. अगेन रेटिनॉइड्स देने की इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है फ्रॉम मॉडरेट टू सिवियर एंड सिवियर के लिए, तो फिर उसे क्यों नहीं देना है. जो ड्रग मॉनिटर की जाएगी वो अपने तमाम इफेक्ट आपको देगी, उसका फायदा लेगी, और जिस वक्त उसको बंद करना होगा फिजिशियन आपको खुद ही, डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे कहेगा उसको बंद करना है. उसके वो साइड इफेक्ट्स देख रहा है, उसके साथ इफेक्ट्स देख रहा है. स्टार्ट करने से पहले टेस्ट करवाते हैं, आपको उसका पूरा जो मैनुअल है वो बताते हैं कि किस तरह यूज करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए. तो लिहाजा कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट्स नहीं है. और अगर जैसे किसी भी मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड्स इफ इट हैपेंस विद रेटिनॉइड्स आल्सो, तो कोई मसला नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है. तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट डू नॉट अगेन कोट द एग्जांपल्स ऑफ अदर पीपल, बिकॉज उससे कुछ है नहीं. जो इंटरनेशनल हमारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, वो भी पाकिस्तान में भी फॉलो की जाती हैं. एंड डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम अपने अच्छे ठीक होने वाले पेशेंट्स की तरफ जरूर देखते हैं. एंड इट्स अ कोर्स ऑफ 4 to 6 months in terms of retinoids, which we do, and requires LFT and fasting lipid monitoring, as I mentioned. There are certain tests to advise before we start this therapy. And isotretinoin is teratogenic. Teratogenic से हमारी मुराद यहाँ पर है कि ये वो मेडिसिन हैं कि अगर एक चाइल्ड बेयरिंग एज में एक लेडी को दी जाए तो इससे होने वाले आगे जब उसकी प्रेगनेंसी हो तो उस पर अफेक्ट हो सकता है. लेकिन वो तब होता है कि while having this medication the lady gets pregnant, which is total contraindication. ये होना नहीं चाहिए, और हो तो उसे फिर हम टर्मिनेशन की तरफ सोचते हैं. और अगर इसके 3 months डिसकंटिन्यूएशन के बीच में ही प्रेगनेंसी हो जाए तो अगेन वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है. लेकिन 3 months आफ्टर जब आप ये मेडिसिन स्टॉप कर लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है. लेकिन ये सब बातें पेशेंट के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट लाइक कि आपने जैसे बुखार उतारने वाली दवाई किसी को भी दे दी, अब बगैर किसी काउंसलिंग के दे दें. दिस इज रॉन्ग. सो दैट इज द एक्चुअल थिंग विद रेटिनॉइड. अदरवाइज इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन and it brings so many good results on patients कि वो वाकई देखने से इबारत हैं. अब common side effects which happens in retinoids are the cracked lips, dry skin, nose bleeds, hair loss and muscle aches. बहुत सारे लोग बताते हैं मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया दवाइयों से. आप पहले उन सब साइड इफेक्ट्स को जो अगर कोई पेशेंट बता रहा है उसको आप मॉनिटर करते हैं, देखते हैं. इफ इट्स अंडर कंट्रोल इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट देन यू हैव टू डिसकंटिन्यू मेडिकेशन. देन अगेन ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच की एक बड़ी फ्रैंक कन्वर्सेशन होती है जिससे हम रॉन्ग्स एंड राइट्स को एक साथ लेके चल सकते हैं. क्रैक लिप्स क्योंकि देखें स्किन में से ये तमाम जो मॉइस्चराइजेशन की जो हमारी एक आम स्किन जिसको बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, जब वो रेटिनॉइड्स पे हैं तो मॉइस्चराइजर ऐड करना डॉक्टर का फ़र्ज़ है और उसकी एम्फेसिस करना पेशेंट को ज़रूरी है बताना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगाए. और ये जो इफेक्ट्स हैं क्रैक लिप्स, ड्राई स्किन वाले, वो ना हो. लिप्स के लिए भी बहुत सारी लिप प्रेपरेशंस आती हैं, अब वो बार बार लगाएंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आप ये मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकेंगे. So now that ended the first part of my the presentation, which was for the oily skin and acne, जिसमें बहुत ही elaborately हमने बात की, बहुत सारे points पे बात किया. And अब जो हमारी last part है इस presentation का वो है dry skin. जैसे मैंने बताया था हम दोनों के बारे में बात करेंगे. ड्राई स्किन अभी इस मौसम से आगे ऑनवर्ड्स हमारे बहुत सारे एरिया में जो मौसम शुरू हो जाता है अभी ड्राइनेस का, सर्दी का, उसके साथ इवन कराची के अंदर भी ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है. तो अगेन हमें हर एक को फील होता है कोई लोशन लगाना चाहिए, कोई क्रीम लगानी चाहिए. बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा और क्या. जहाँ पे स्किन में इरिटेशन है, सिर्फ ड्राइनेस नहीं है, इचिंग है, कोई पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, तो आइडियली आपको डॉक्टर के पास जाने की इसलिए ज़रूरत है कि जितने भी मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर्स हैं वो उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं कि जब आप अपने किसी इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड स्किन के ऊपर उसको जब अप्लाई करते हैं तो दैट एक्चुअली सूथ्स एंड काम डाउन योर स्किन. बट व्हेन वी कंपेयर टू द वन व्हिच इज अवेलेबल इन ओवर द काउंटर, व्हिच इज अवेलेबल इन द शॉपिंग सेंटर्स, दे हैव गॉट ऑल द नेसेसरी परफ्यूम्स एंड इरिटेंट फैक्टर्स विद इन देम which actually makes the skin more itchy and they get into more trouble. So when to see the doctor and how to understand what is eczema and dry skin is, this part of my presentation would actually elaborate that how to go for that. What is eczema? Eczema is the form of a dermatitis or inflammation of the epidermis. इसमें होता यह है कि हमारी अपर लेयर ऑफ द स्किन जो मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाई थी, एंड यू कैन सी क्लियरली विद इन दिस लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन इज दैट द नॉर्मल स्किन, अगर आप इसको देख लें, इट्स टाइटली पैक्ड स्किन सेल्स व्हिच हेल्प क्रिएट नेचुरल बैरियर ऑफ द स्किन. व्हाइल इन द एक्जिमेटेड स्किन यू कैन सी द इन्फ्लेमेशन, देयर इज एन इंक्रीज, इट इज an ingress of chemical solvents and water
विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन, और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना फर्क है, स्किन पूरी इन्फ्लेम्ड होकर बाहर आ गई जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, एंड द केराटिनोसाइट्स बिकम्स लेस tightly held together. As a result, skin sponge इसी आपको लग रही है, देखें जैसे सूज गई है, स्वेल हो गई है, और यहाँ से स्किन एक इन्फ्लेमेशन के मोड में एंटर हो गई है. पीछे जब हमने एक्ने में इन्फ्लेमेशन देखी, उसकी causes and reasons were different, and here they are different. So both type of the skin types have some inflammatory role in that कि जब कभी उन पे inflammation आ जाए तो one has to be very careful and then proceed accordingly. तो इसमें the term eczema is broadly applied to the range of the persistent skin conditions. These include dryness, recurring skin rashes, which are characterized by one or more of these symptoms like itching, dryness, skin edema, swelling, crusting, फ्लेकिंग, ब्लिस्टरिंग, क्रैकिंग, ऊजिंग और ब्लीडिंग. ब्लिस्टरिंग का मतलब छाले बनना है, फ्लेकिंग जैसे फ्लेक्स की तरह स्किन का टूट के बाहर निकलना, क्रस्टिंग यानी कि कहीं पर अगर कोई जख्म हो गया है और वो हील हो रहा है तो जो स्कैबिंग जो हम देखते हैं, सख्त किस्म की स्किन एक काली सी ब्राउन सी बन जाती है, मरूनिश बिट, वो इज क्रस्टिंग. वो चूंकि हम उसको इच करके क्रस्ट बना चुके होते हैं वो आ जाता है. देन ऊजिंग, ब्लीडिंग, अगर वो एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है तो अगेन हम वो भी देखते हैं. तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एट द सेम टाइम. तो आपको जब इचिंग हो ही रही है तो पहले उसकी रीजंस देखना, उस पर क्यों हो रहा है, उसकी डिजीज को एवेल्युएट करना, डॉक्टर से बात करना और देयरफॉर उसके साथ ट्रीटमेंट को डिजाइन करना, इसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है. एरियाज ऑफ टेम्परेरी स्किन डिस्कलरेशन may appear and are sometimes due to healed lesions, although scarring is rare. अब कॉमन साइट्स ऑफ एक्जिमा क्या होते हैं? अगर हम मोस्टली देखें, आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं कि कहाँ नज़र आता है. हमारे पास इतने बच्चे, आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे पास इतने बच्चे एज अ पेशेंट आते हैं, हमें सबसे पहले फेस पे, आईज पे, नेक पे, क्योंकि बच्चों की नेक ज़रा होल्ड नहीं हुई भी होती फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जब वो ऐसे नेक को रखते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी रेडिशनेस महसूस होती है. और इसके अलावा इनके तमाम फ्लेक्सर्स, इनके तमाम जॉइंट्स, इनके जेनिटल एरियाज, इनके बिहाइंड द नी सारे जैसे मैंने बताया जॉइंट एरिया, ये बहुत important common sites हैं eczema के, which you can see very clearly on the flexor aspects of the joint. बहुत कॉमन टाइप्स हैं एक्जिमा की, जिसमें एटोपिक एक्जिमा which is infantile, flexural, atopic dermatitis, and this is an allergic disease believed to have an hereditary component and often runs in families whose members also have hay fever and asthma. तो जिन लोगों को फैमिली में एस्थमा और फीवर की टेंडेंसी रहती है, hay fever की, एलर्जीज की, तो अगेन उनमें एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Itchy rashes probably noticeable on the head and scalp, neck, inside of the elbow, behind knees and buttocks. So then you can see clearly in the pictures, which is atopic dermatitis in infants. It may appear as a rash on the scalp, face or arms and legs. And आप देख सकते हैं फेस के ऊपर, फ्लेक्सर्स के ऊपर, पाम्स के ऊपर, नेक के ऊपर, केमिकल्स, हेयर ऑयल, गलत किस्म के शैम्पूज, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट स्प्रेज, ज्वेलरी. There are many reasons for this. सबसे ज़्यादा हमें, जैसे अब इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये आप पाम पे देख रहे हैं, रिस्ट पे देख रहे हैं, आर्म्स पे देख रहे हैं, ये सारी वही साइट्स हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया परफ्यूम्स और ज्वेलरी और ये सब चीज़ों से. अगेन निकल सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड ज्वेलरी में भी वही होता है और उसके साथ आर्टिफिशियल में भी ये होता है. तो अगर आप निकल सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ निकल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ना लें. और अगेन बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स हैं जो निकल कंटेनिंग भी होते हैं, तो अगेन निकल फ्री मॉइस्चराइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूज़ होने चाहिए. इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, that you can see, and above 3/4 of the skin of the contact eczema are irritant type, which is the most common occupational skin disorder. You can clearly see xerotic eczema. आप देख रहे हैं कितनी स्किन्स की लाइंस हैं, कितनी फ्लेक्स से बन रहे हैं. आप अगर राइट हैंड वाली पिक्चर पे देखें, अगेन यू कैन सी स्ट्रीक्स एंड स्ट्रीक्स ऑफ ड्राई स्किन, इचिंग करते हैं. अगेन वहाँ से स्किन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद वहाँ से बैक्टीरिया एंटर होते हैं, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. दिस इज नॉट एज एक्जिमा. ये विंटर इच खास तौर पे यही होती है. अच्छा, फिर विंटर में एक और चीज़ बड़ी गलत शुरू हो जाती है, वो ये है कि लोग नहाना कम कर देते हैं, नहाना बंद कर देते हैं, या समझ लें कि 2-2, 3-3 दिन छोड़ के एक दफ़ा नहाने का एक अजीब सा अमल स्टार्ट हो जाता है. फिर जिन जगह पे सर्दी ज़्यादा है वहाँ लोग जब ये सारे वुलन वेयर्स इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग इस्तेमाल होती है, तो वो स्किन को और ज़्यादा ड्राई करती है. ऐसे सब इलाकों में ह्यूमिडिफायर्स होने ज़रूरी हैं. अगर ह्यूमिडिफायर्स नहीं ले सकते, एक ऊंची जगह पे आप अगर एक कवर्ड उसमें पानी को रखें, मतलब थोड़ा, मतलब पानी खुला हुआ हो, और अगर आप उसको रखते हैं एक जग के ऊपर कोई नेट का वो लगा के, तो अगेन आपके पास एक ह्यूमिडिटी कमरे में आती है. बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत यूज़ कीजिए पानी अपने स्किन के ऊपर, अगेन दैट क्रिएट्स क्वाइट ड्राइनेस इन द स्किन. एंड देन
अगेन इंपॉर्टेंट है, नहाने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप नहाएंगे नहीं तो आप मॉइस्चराइजर्स कैसे लगा सकते हैं। तो जो आपका सर्दी गर्मियों में नहाने का पैटर्न है, एडवाइजेबल यही होता है कि हम उसी को यूज़ करें ताकि स्किन हमारी बेहतर रहे। Cradle cap is a very common eczema in infants in specific, and it is actually close related to dandruff. लोग ये समझते हैं स्केल माएँ लेती हैं फॉरसेप या कोई पिक करने की चीज़ और उसे पील करना शुरू कर देती हैं। देखें, ये स्केल को डैंड्रफ ऊपर से नहीं आता, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्जिमा। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, ऐसा कभी ना करें। और ना ही इस पर बहुत ज़्यादा तेल लगाएं कि तेल लगा के मैं कंघी करती हूँ तो वो अक्सर पेशेंट आके ये बताते हैं कि मैंने इस तरह स्केल्स निकाली। उस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करें, उसके इफेक्ट्स को नहीं। तो लिहाजा जब हम एक्जिमा को कंट्रोल करेंगे तो नेचुरली हमारे साथ में ये भी स्केल्स कंटिन्यू खत्म होंगे। इसमें पीलिंग ऑफ दिस ऑब्वियसली स्कैल्प में होता है, आईब्रोज में है, फेस में और समटाइम्स ट्रंक में है। और आगे आपने देखा उस पिक्चर में कि एडल्ट्स को भी फील होता है। दिस हाइड्रोसिस पामोप्लांटर हाउसवाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली हाउसवाइफ इच वही होती है जो सबसे ज़्यादा केमिकल्स में प्रोन होती है, जिसकी वजह से सारा होता है। दिस यूजुअली अकर्स इन पाम सोल्स एंड द फिंगर्स ऑफ द स्किन of the toes, accompanied by itching which gets worse at night। और फिर उस पर टॉपिकल प्रेपरेशंस एंड एट द सेम टाइम हमें ज़रूरत होती है उसकी एंटी एलर्जिक्स लेने की सिस्टमिकली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कॉइड एक्जिमा इज बेसिकली एक्जिडेटिव एक्जिमा, माइक्रोबियल एक्जिमा, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राउंड स्पॉट्स ऑफ oozing of dry rash and clear boundaries often on the lower side of the legs। तो डिफरेंट टाइप्स हैं। न्यूरोडर्मेटाइटिस ये अक्सर हम अपने घरों में लोगों को देख रहे होते हैं, अमूमन जो एक ही पैच पे खारिश कर करके इच करके इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस LSC या लोकलाइज्ड क्रश डर्मेटाइटिस हम कहते हैं। एंड दिस इज एन इची एरिया ऑफ द थिक एंड पिगमेंटेड eczema patch that results from habitual rubbing and scratching, and they keep on doing it for years and years। कुछ हुआ तेल लगा लिया, कुछ हुआ पेट्रोलियम जेलीज लगा ली, ये सोल्यूशन नहीं है। आपकी हैबिट का कट होना तभी मुमकिन हो सकेगा इचिंग के लिए जब आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये कॉस्मेटिकली भी बहुत बुरा नजर आता है। डिजीज तो ये अपनी जगह है ही, और चूंकि सेल्फ क्रिएटेड हो जाती है बिकॉज वो इचिंग की ट्रीटमेंट नहीं हो रही होती उस पैच के ऊपर, तो फिर वी एंड अप हैविंग दिस टाइप ऑफ स्किन, often curable through behavior modification and anti-inflammatory medications। Autoexemization में भी there is an eczematous reaction to an infection like parasites, fungi, bacteria and viruses, and we end up in stretching। stretching होने के बाद skin break होती है और वो हिस्सा dry होके फिर एक इसी तरह की appearance देता है। Again, misdiagnosis in certain clinics and hospitals leads to डिफरेंट एंड क्रेजी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से अगेन इस तरह की बीमारियां बहुत अफेक्ट करती हैं और ख़राब होती हैं। सो राइट डायग्नोसिस एट द राइट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकेशंस ऑब्वियसली इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं। अगेन कभी भी जब तक कि हम इंटरनली मेडिसिन नहीं कंज्यूम करेंगे, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स की शक्ल में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कभी कभी हमें स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं अगर वो इचिंग या कोई एलर्जी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। इम्यून मॉड्यूलेटर्स देने पड़ते हैं क्योंकि इम्यूनिटी से की ऑल्टरेशंस की वजह से हमें बहुत सारी इचिंग्स आती हैं। अगेन एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं, हमें देनी पड़ती हैं जब कभी इन्फेक्शन आ जाता है। हमें उसकी ड्रग हिस्ट्री पेशेंट की ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है, जैसे मैंने पहले एक्टिंग में बताया था कि बहुत सारे लोग जो एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस पर या एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस पर होते हैं, अगेन दे एंड अप इन हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ इचिंग। ब्लड प्रेशर की medications, upset in any part of the body, because skin is the mirror of the body। So what actually happens if there is something wrong going on in the liver, आपके डायबिटीज के लेवल्स हो गए, आपके एलर्जी लेवल्स हाई हैं, अगेन ये सब चीज़ें आपको प्रेसिपिटेट करती हैं, थायराइड की रेगुलरिटीज़ करती हैं। तो सो ऑल सिस्टमिक चेकअप जो ब्लड टेस्ट के ज़रिए में होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री वो क्या करता है क्या नहीं है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो है वो हम करेंगे ये कि जब हम इस तरह की एडवाइसेस पेशेंट्स को देते हैं, वो 2 दिन 4 दिन सुनते हैं और उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, वे छोड़ देते हैं, फिर वापस करते हैं और फिर हम ये क्लेम करते हैं कि पेशेंट तो ठीक ही नहीं हो रहा जी, डॉक्टर साहिबा ने बताया नहीं सही से या डॉक्टर साहब ने सही से नहीं एग्री किया। तो हमें ये देखना पड़ेगा और ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि कैसे पेशेंट को काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम द टॉपिकल प्रेपरेशंस, वेरियस अदर मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइट थेरेपीज भी दी जाती हैं, एनवायरमेंटल मेजर्स, डाइट, न्यूट्रिशन, अल्टरनेटिव थेरेपीज आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट
लीस्ट बिहेवियरल अप्रोच, वही कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट क्या कह रहा है, किस तरह ये बात आगे चल रही है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मेरी प्रेजेंटेशन अख्ताम को पहुंची। Q&A सेशन हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पहले भेजे हैं वो भी, और अभी जितने हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नाजिया। बहुत ही जो है वो आपने जो है वो तमाम वो टॉपिक्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है एड्रेस किए हैं, जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, और हमारी जो स्पेशली जो यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम 5 मिनट्स की ब्रेक लेके बेशक, ज़रूर। तो तमाम ऑडियंस जो है वो लाइव में हम विदिन 5 मिनट्स जो है वो आपके पास आएंगे। Can the jewelry of an eczema infected person trigger eczema in a non-infected person? और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्जिमा जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, यानी कि अगर आप मुझसे हाथ मिला रहे हैं और मुझे एक्जिमा है तो वो किसी कीमत पर आप पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये उसमें नहीं आता, ये फंगस आता है और स्केबीज़ आता है, बहुत और तरह की बीमारियाँ इसमें आती है, एक्जिमा नहीं आता। हाँ, एक्जिमा का जेनेटिक ट्रांसफ़र है। जेनेटिक में इस तरह से कि आपके पेरेंट्स को है, आपके फैमिली में है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो वो आपको ज़रूर आ सकता है, लेकिन एज सच ये इससे नहीं हो सकता, और ज्वेलरी से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, इन्फेक्शन ज़रूर फैल सकता है। और दूसरा ये है कि आपको इस तरह ज्वेलरी शेयर भी नहीं करनी चाहिए आइडियली, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स जैसे हेपेटाइटिस, HIV, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, उसमें कोई भी ब्लड या सिक्रीशन है, आपने वो टॉप्स उतारे और दूसरे को दे दिए। इसीलिए जो ख़वातीन ज्वेलरी लेती हैं और बहुत शौक से शॉप्स में जाती हैं, आप देख लें जो अच्छी ऑथेंटिक प्लेसेस है वो कभी भी वो टॉप्स आपको पहनने नहीं देगा। वो आपसे कहेगा नहीं ये पहन नहीं सकते, ऐसे रख के यूँ देख लीजिए। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा पहन लिया तो आपको उसको परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देन अगेन उसके ऊपर कोई भी फ्लूइड लग गया जिसमें कोई कंटेमिनेशन थी, तो नेचुरली यू कैन हैव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टॉक अबाउट। तो ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड हाँ, देन अगेन डॉक्टर फ़ायज़ा ने कहा कि थैंक यू फॉर द सेशन, एंड शी इज़ फ्रॉम JPMC हॉस्पिटल। इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू लाइक दिस डॉक्टर फ़ायज़ा। एंड सैयदा कुरतुलैन कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेटिनॉल्स एंड रेटिनॉइड्स फ्रॉम हाई एंड ब्रांड्स? किस तरह उन्होंने नाम लिए हैं। बहरहाल आई पर्सनली यूज़ जो उन्होंने बताया एज अ गुड इंग्रेडिएंट लिस्ट टू। देखें, इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगेन मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज़ करती हूँ कि जब कभी हम कुछ इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो जो चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ होती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल एसिड, मैं भी खोलती हूँ तो डेफिनेटली 50 चीज़ें में पॉपअप होती हैं, मैं उन्हें इसलिए साइड में कर देती हूँ क्योंकि वो रेकमेंडेडली जो उनकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो ज़रूर लिस्ट अच्छी है, और वो जो कह रहे हैं वो आई एम श्योर इस सोल्यूशन का हिस्सा भी होगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेडिकेटेड इसी तरह का साइमल्टेनियस, इसी तरह का पैरेलल आपका कह लें सिमिलर प्रोडक्ट होगा, उसमें स्ट्रेंथ तेज़ होगी। हमें अगर किसी चीज़ का इफेक्ट चाहिए, एक्नी, एंटी एजिंग, स्किन की रिफ्रेशिंग के लिए हमें स्ट्रेंथ तेज़ चाहिए। जो चीज़ अवामुन नास यानी OTC पर सेल हो रही है वो हमारे जैसे किसी पर्टिकुलर नीड, आप स्किन लिफ्ट चाहती हैं, मैं स्किन में ग्लो चाहती हूँ, किसी और को एक्नी के स्कार ख़त्म करने, हम सब की नीड्स अलग है, सोल्यूशन वही है। ये कैसे मुमकिन है कि वो एक सोल्यूशन जो एडवर्टाइज़ हो रहा है वो हम तीनों की नीड्स पूरा कर दे? सो यहाँ नीड आती है कस्टमाइज्ड चीज़ों की, और कस्टमाइज क्या होती है? जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि हमारी प्रेपरेशंस जो फार्मेसी में मिलती हैं उनमें हमें ये परसेंटेजेस को इंक्रीज़ करने की अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इजाज़त होती है, और वो हमारे पास इवन बाहर से भी रेडीमेड आते हैं, कोई यहाँ लोकल नहीं बना रहा होता। लेकिन अगर लोकल भी है, इम्पोर्टेड भी है, तो वो स्ट्रेंथ को देने का जो एडवाइजिंग जो हमारे पास एज अ फार्मेसी में होता है, हम प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही मिलता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बहुत आसान है, कोई भी जाके कोई भी मेडिसिन उठा लेता है, वही जैसे मैंने प्रेजेंटेशन के शुरू में भी बताया कि आपने उठाया और उठा के अपनी खाला की चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, उनकी बेटी की चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तुम भी ले लो। तो अगेन यहाँ पर इतना प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम पर प्रेशर नहीं आता कि हम हर तरह की चीज़ परचेज़ ना कर सकें, लेकिन यूजुअली अक्रॉस द वर्ल्ड आप इस तरह की चीज़ें खुद से ले नहीं सकते जब तक आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ ना हो। तो लिहाजा OTC बेस्ड के इंग्रेडिएंट्स आर वेरी टेम्पटिंग एंड कैची,
but the effects we are trying to take out from this medicine or from that particular solution or the cream wouldn't be the one you are looking for. अच्छा, फिर इसके बाद है अगेन ये बहुत अच्छा तुबा इलियास का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन इफ एक्जिमा इज इन द फैमिली एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू क्योर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फैमिली के एक मेंबर को इस तरह एक्जिमा है और आप देखते हैं कि आपको भी मोर और लेस ड्राइनेस है, तो उसका अगेन तरीका ये है कि जितने भी इरिटेंट्स सब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं रोज़ दिन में, डिटर्जेंट्स हो गए, कटिंग चॉपिंग में वेजिटेबल्स वगैरह आ गई, वहाँ हमें ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए. अपने जितने भी सोप्स हैं और मॉइस्चराइज़र्स हैं वो फार्मेसी बेस्ड हों, OTC बेस्ड ना हों. हर हाथ धोने के बाद जब भी हम साफ़ करते हैं फ़ौरन उनको हाथ पैर धोकर मॉइस्चराइज़र्स लगाएं. मैंने बताया सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ना लगाएं, कम लगाएं और मॉइस्चराइज़र के ऊपर थोड़ा सा लगाएं जिससे आपको इरिटेशन कम हो. नहाएं धोएं क्योंकि हमारा जो स्वेट है वो हमारा सबसे बड़ा इरिटेंट है. अब दिन में हम एक दफ़ा नहा रहे हैं और हो ये रहा है कि गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, गर्मी नहीं भी है तो हमारी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो लिहाजा गर्मी से सिर्फ नहाने का ताल्लुक नहीं है. अभी जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो लोग नहाना कम कर देते हैं. अगेन जो भी इनसेंसिबल वाटर लॉस हमारी बॉडी से हो रहा है वो स्वेट के ज़रिए ही हो रहा होता है. तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि सर्दी है कि गर्मी, नहाने की अफादियत को कम नहीं किया जा सकता, उसको समझना चाहिए. और हमें नहाने के फ़ौरन बाद एक नॉन इरिटेंट क्लेंजर से, बहुत खुशबू वाला ना हो, फ़ौरन अपनी बॉडी को और अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें. और एक बात मैं ये भी बता दूं कि बॉडी का मॉइस्चराइज़र फेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो प्लीज़ एक बॉटल ला के सबको मजबूर ना किया जाए कि वो ये सब लगाना शुरू कर दें, क्योंकि फिर अगेन जो टॉपिक आज हमारा था ड्राई एंड ऑयली स्किन का, जब हम रॉन्ग मॉइस्चराइज़र और रॉन्ग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो अगेन वो चीज़ हमारे लिए बुरी हो जाती है. तो ये नहीं होना चाहिए. अगेन ये सेंसिबिलिटी रिक्वायर होनी चाहिए और इसके लिए डॉक्टर आपको जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत इन डिटेल बता सकता है कि क्या करना चाहिए. देन ऑनर 9X ये लिखते हैं ये आर एनी सप्लीमेंट्स इफेक्ट ऑन डैमेज स्किन, या कोई सप्लीमेंट, जो आई थिंक ही मेंट और शी मेंट टू आस्क वाज कि क्या कोई सप्लीमेंट स्किन को डैमेज कर सकता है. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए स्किन के लिए सप्लीमेंट्स का काम क्या है, जितने भी वाइटामिन हैं हाँ उनका काम ये होता है कि जब हम उन्हें खाते हैं, लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट्स या सिरप या कोई एफेवेसेंट टैबलेट की शक्ल में, वो अपने बॉडी के अंदर जाती है. अपने जितने रोल्स हैं उसको पूरे करने के बाद वो बॉडी से हमारे एग्जिट हो जाती है बहुत आराम से. तो लिहाजा ये देखने की ज़रूरत है कि ये जब बॉडी में बहुत देर रहेगी नहीं तो वो डैमेज करेगी कैसे. और दूसरी बात है कि ये चीज़ें स्किन की बेनिफिट्स के लिए ली जाती हैं, डैमेजिंग इफेक्ट्स इसके नहीं है. डैमेजिंग इफेक्ट कैन बी देयर फॉर सर्टन मेडिकेशंस, अगर वो हम कोई ले रहे हैं या डॉक्टर से लेने के बाद 20-25 साल रब्ता ही नहीं किया और खाते चले गए तो वहाँ डैमेजेस ज़रूर आते हैं. इसीलिए बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया जाता है कि डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबल तरीका है अपने आप को ठीक करने का. सिद्रा सर कहती हैं एनी रिकमेंडेशन फॉर वाइट पैचेस ऑन द स्किन डिस्कलरेशन. हाँ अच्छा, स्किन डिस्कलरेशन हो जाए या वाइटनेस आ जाए तो उसका क्या तरीकाकार है, और कोलेजन सप्लीमेंट्स क्या हैं, ये पूछा था खनसा जमाली ने. तो देखें दोनों के आंसर्स को मैं ब्रीफ अप कर दूं. वो ये है कि स्किन में डार्क पैचेस हो जाएं या स्किन में वाइट पैचेस हो जाएं, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए. हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इसको ठीक करने के लिए हमें क्या प्रोडक्ट्स चाहिए और पहले ये पैच आया ही क्यों. क्योंकि अगर ये पैच किसी डिज़ीज़ की वजह से आया है तो उस डिज़ीज़ को ठीक करना चाहिए. अगर ये पैच आ रहा है किसी गलत मेडिकेशन के लगने से या कुछ और आपके साथ कोई जैसे तेल का छींटा उड़ा मुंह के ऊपर, किसी रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट के अंदर RTA में आपके मुंह पे कोई स्कार बन गया, तो हर जो पिगमेंटेशन की कोई वजह है, विटिलाइगो है, फंगस है, पिट्रियासिस एल्बा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पहले तो डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना लाजमी और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि हमें इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है. क्योंकि दोनों पिगमेंटेशन के लाइंस, चाहे वो वाइट हो जाए चाहे डार्क हो जाए, हाइपर या हाइपो में हमें काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है टू मेक इट बेटर एंड टू मेक इट नॉर्मलाइज विद द स्किन टोन और जो आपका रेजिडेंट स्किन कलर है. तो लिहाजा इसके लिए पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है. और अगेन कोलेजन सप्लीमेंट्स दे आर रियली लवली. वो ड्रिंक्स की शक्ल में आएँ, वो टैबलेट की शक्ल में आएँ. मल्टी वाइटामिन हमेशा भी डॉक्टर से अपने एज ग्रुप के मुताबिक पूछ के एक दफ़ा ले लें. आप आराम से उसको कई अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर आपको कुछ चेंज करना है, अगेन आप कभी डॉक्टर के पास चले जाएँ, जाके दिखाएँ. अच्छी बात है, केयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छी चीज़ें खाना. इतनी चीज़ें हमारे पास वेदर हमारे सीज़न में आती हैं जाती हैं. अल्लाह ताला ने हम पर बहुत करम रखा है हमेशा, तो हमें उससे फ़ायदा उठा के अपने लिए जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है.
एंड अगेन तुबा इलियास ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एलर्जी लाइक हे फीवर जैसे लोगों को हो जाता है, उसमें कितना इन्हांस चांसेस हैं एक्जिमा के, एंड व्हाट शुड बी द एडवाइस फॉर एलर्जिक इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट इट। देखिए, अगर आपके पास बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी है टू हैव द एलर्जिक टेंडेंसी टू हैव एक्जिमाज और हे फीवर, तो आपके पास अगले दूसरे का चांस है। अगर आप एक को कंट्रोल करके रख सकते हैं तो फिर ही आप दूसरी भी होने वाली इश्यूज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। और उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अपने जो जिनको आप एस्मा दिखाते हैं उनको, या जिनको एक्जिमा दिखाते हैं उनके पास से प्रॉपर अपनी एंटी एलर्जिक्स लेनी है, अपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स उनसे डिस्कस करके उन्हें हर सूरत में अवॉइड करने की कोशिश है। अब हे फीवर आपको है और आप रोज़ जाके बाग में वॉक कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए हे फीवर कैसे ख़त्म होगा? आपको एक्जिमा है और आप निकल की ज्वेलरी पहनना बंद नहीं कर रहे, और फिर वो कैसे ख़त्म होगा? तो हर एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जिन्हें देखना चाहिए, और जब तक हम वो नहीं देखेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो सकते, और वो हर एक के इंडिविजुअलाइज्ड हैं। तो लिहाजा डॉक्टर के साथ ही हम इसको डिस्कस करके इन चीज़ को सही कर सकते हैं। मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज़, और जब वो होती हैं अगर हम उसको प्रॉपरली ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एक बात समझ में आनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी, और अगर ख़त्म हो सकती होंगी तो वो ख़त्म भी हो जाएंगी। तो इसके साथ मेरा ख्याल है कि हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी अब आपकी इजाज़त हो तो ख़त्म करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने आंसर किए। थैंक यू डॉक्टर नाजिया। बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस हैं अभी भी आ रहे हैं कुछ 2-3 का जवाब देने का वो हो रहा है, लेकिन अगेन यही है कि ये तो नॉन एंडिंग कन्वर्सेशन चले जा रही है, तो वो यही है। लेकिन वो हमारे टॉपिक रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए, और इसके अलावा भी जनरल लोगों ने क्वेश्चंस किए, और आई थिंक यही इन सब वेबिनार्स का मकसद था। ये बहुत अच्छी एक सीरीज़ हमारी स्टार्ट है, ब्रूक्स एजुकेशनल एक्टिविटी ट्रांजिशन सीरीज़, और हमारे और भी टॉपिक्स जो है वो हम डॉक्टर नाजिया को दोबारा से जो है वो इनवाइट कर लेंगे, और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके से हमारे टाइम देते रहें। और तमाम ऑडियंस का थैंक यू।